नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश में कोरोना से जंग जारी है और इस जारी जंग के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। बहस सिर्फ मुद्दों पर नहीं, मुर्दों पर भी हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। सरकार पर निशाना साधने के लिए कमलनाथ ने ट्वीट में श्मशान के मुर्दों का जिक्र किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका जवाब दिया और कमलनाथ को अघोरी बता दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज जब जनता को सहानुभूति की आवश्यकता है, कमलनाथ को मुर्दों की बात सुनाई दे रही है। तो राजनीति कहां हो चुकी है, किस स्तर पर जा रही है, वो इन बातों से समझा जा सकता है। जब लोगों को सहायता की आवश्यकता है, जब लोगों को मदद की दरकार है, जब लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास होना चाहिए, तब स्थितियां इस तरह की हो चुकी हैं कि अब जनप्रतिनिधि लोगों के मुद्दे पर, या फिर यह कह लीजिए कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, चले गए हैं, उनके मुद्दे पर अब राजनीति करते नजर आ रहे हैं। हमारे संक्रमण दर है वो अब घट के 8.5 रह गई है। तो आप इसकी भी तुलना, जैसे मैंने पहले उन केसों की गई, इसकी भी करिए। रिकवरी रेट 88, मतलब 2 कम 90, 88 पॉइंट कुछ है, और संक्रमण दर 8.5। अभी भी केसों की दृष्टि से थोड़े ज्यादा मामले प्रतिशत में भोपाल और इंदौर के ही हैं। भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात होकर के इंदौर में जैसा हुआ है उसका अध्ययन करके वैसा ही करने पर विचार उसके बाद करेंगे। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का कोई भी विषय होगा उस पर वो सवाल खड़े करेंगे। चाहे वैक्सीन हो, भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व के अंदर भारत के माथे को ऊंचा किया, तो कांग्रेस ने सवाल वैक्सीन पे खड़े कर दिए। लेकिन कब्रिस्तान पहुंच गए मुर्दों की बातचीत सुनने। कांग्रेस की अघोरी है क्या कमलनाथ? हद है। मतलब आप ट्वीट उनके देखें। आज जब जनता को सहानुभूति की जरूरत है, सहानुभूति के 2 शब्दों की जरूरत है, तब मुर्दों की बातचीत सुनाई पड़ रही कमलनाथ जी को। तो चलिए, वक्त अब आमने सामने का है और वाकई में इस तरह की बातें झकझोर देती है उन लोगों को जिनके परिवार का अपना कोई इस कोरोना काल में गुजर गया हो। चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुदेश जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिसोदिया साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसे क्या कर दिया जो अघोरी हो गए कमलनाथ? क्या हुआ ऐसा जो इस तरह के बयान अब आने शुरू हो गए? नहीं, देखिए, देश राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में है। आज मानवता संकट में है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस महामारी से बचाव के लिए अपना प्रयास कर रही है और सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि इंजेक्शन और ऑक्सीजन की भी आपूर्ति और मांग के बीच अंतर था, वो हमने पाटने का काम किया। इसी का नतीजा है कि रिकवरी रेट सुधारने का काम हुआ। इसी का नतीजा है कि संक्रमण की दर कम होने का काम हुआ। ठीक उसी प्रकार से जो देश भर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को भी हमारी सरकार ने, हम बता भी रहे हैं, आप कह भी रहे हैं, लेकिन सिसोदिया साहब, हमारी जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या वो जायज था? क्या उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? मैं वही कह रहा था कि जिस प्रकार से इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस ने भय और भ्रम का वातावरण पैदा करने का काम किया, और कांग्रेस के प्रमुख नेता जो प्रदेश के बड़े नेता है, वे भी अगर सरकार को द्वारा अगर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो तो उस पर सवाल करने वाला क्या अघोरी हो गया? तो फिर हम भी हैं। अगर दवाओं का सही समय पर जो उपयोग होना चाहिए, जब वो मिलनी चाहिए, नहीं मिले, उस पर सवाल करना अगर अघोरी है तो हम भी हो गए। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो, वो अगर नहीं मिले, अगर उस पर सवाल हो, तो फिर हम भी अघोरी हो गए। ऐसे तो फिर आप पूरे प्रदेश में अघोरियों की लाइन लगा दीजिए। नहीं, देखिए, आपको विषय को समझना पड़ेगा। ये सब चीजें जो आपने बताई है, क्या इसमें मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है?
क्या ये मध्य प्रदेश किसी पे डिपेंड नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई और बहुत सही समय पर आप लोगों ने काम किया। ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह की स्थिति है मध्य प्रदेश में, सबसे पहले सरकार उसको लेकर सजग है और काम कर रही है, उस पर विचार को रहा है। उसके लिए अब 3 दिन में अब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे भी दवाओं के लिए भी हमने रेट तय कर दिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इस तरह की बयानबाजियों पर है। साथ में रखिए, स्वदेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, वाकई में अगर मिश्रा साहब कह रहे हैं कि क्या स्मशान में जाकर उन मुर्दों की बात भी सुनाई दे रही है जो कांग्रेस ट्वीट कर रही है, और अगर ऐसा है तो फिर आपने तो सवाल उन लोगों पर खड़ा कर दिया जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए कि गलती उन्हीं की थी और उन्हीं की गलती की वजह से वो मर गए। स्वदेश जी, दीपेश जी क्या बताऊं, इनकी लाइन तय होती है नागपुर से। इनका हेडक्वार्टर नागपुर में है, जो आरएसएस का मुख्यालय है। उनके जो प्रमुख ने बोला कि जो लोग चले गए वो तो अच्छा रहा, गंगा जी नहा गए हैं, उनका तो कल्याण हो गया। तो हम एक लाइन आगे निकल जाएंगे उनसे और हम ये कह देंगे कि अगर अच्छे दिन और 15 लाख की लालच में नहीं पड़ते तो और 25-30 साल जी लेते। आपने तो उन्हीं को कर दिया ना कि आपकी गलती थी, वोट दिया आपने और मर रहे हो आप। दीपेश जी बिल्कुल सच बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंजेक्शन लोगों को मांगना, ये लाइन को आगे बढ़ जाना है तो हम बढ़ गए। अगर हमें लोगों की सुरक्षा चाहिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, हम तैयार हैं। स्वदेश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं हूं, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य है, अगर मेरा कोई परिचित है, मेरा कोई जान पहचान वाला है, अगर उसकी इस पेंडेमिक में मौत हो रही है, वो मर रहा है, तो गलती उसकी है। आप उसी की गलती ठहराएंगे कि आपने बीजेपी को वोट दे दिया था और यही वजह कि आप मर गए। समझिए इस ट्वीट को, उसका मतलब ही ये निकलता है। हमने अंधविश्वास में आके ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जिसने वैक्सीनेशन का निर्माण तो किया, लेकिन 650 करोड़ विदेशों को भेज दी। हमारे बच्चों की वैक्सीन दूसरों के हिस्सों में चली गई। मैं उस बात का आपके साथ खड़ा हूं, मैं उस बात पर। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो ट्वीट हुआ उस ट्वीट को क्या समझना नहीं चाहिए? उस ट्वीट का मतलब क्या निकलता है? आप एक बार फिर पढ़िएगा उसको एक बार फिर गौर से देखिएगा कि आखिर उस लाइन का मतलब निकलता क्या है। खैर, वक्त का भाव का है, नहीं तो और कई सवाल थे सिसोदिया साहब से भी और आपसे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कई ऐसे मामले हैं जो वाकई में सोचने समझने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण खबर का जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी नेताओं के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। पार्टी की वर्चुअल बैठक में ही डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेताओं से कहा कि हम सरकार का पुरजोर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। पुरंदेश्वरी ने कहा कि पार्टी प्रदेश सरकार की विफलताओं के मुद्दे उठा नहीं पा रही है। सीनियर लीडर्स के बीच तालमेल की कमी की भी चर्चाएं हुई हैं। पुरंदेश्वरी ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की कई विफलताएं हैं, उनको प्रचारित करने में पार्टी के आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल का भरपूर उपयोग करें। संगठन के विस्तार को लेकर भी बैठक में बातें हुई हैं। इस दौरान फैसला लिया गया कि राज्य में पार्टी बूथ कमेटियों का फिर से गठन करेगी। कांग्रेस से इस वक्त प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बीजेपी की बैठक हुई और उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि तालमेल की कमी है, जो आप लगातार कह रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उतना गुट है छत्तीसगढ़ में, और कई बार कई निर्णय ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार भी उनसे अगर मांगती है कि सलाह दीजिए, चाहे कोविड को लेकर के हो, चाहे धान की पॉलिसी को लेकर के हो, तो जितने नेता हैं वो अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी पर बात करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि कोई विपक्ष हो तो सशक्त विपक्ष हो और एक मत और एक पक्ष आना चाहिए। लेकिन खैर वो उनके अपने संगठन का मामला है, हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन कोई भी जब सत्ता पक्ष होती है तो वो ये चाहती है कि तथ्यहीन या गलत आंकड़े प्रस्तुत करके किसी चीज को न किया जाए। बेहतर हो कि अच्छा विपक्ष हो, अच्छे सुझाव आ जाएं, तो काम करने में भी एक सकारात्मक भावना आती है। क्या जो विपक्ष में होता है वो इस तरह से रहता है कि वहां गुटबाजी हुई जाती है? प्रदेश में जो भी विपक्ष में रहे वहां गुटबाजी हावी रहती है? नहीं, विपक्ष में गुटबाजी होना, देखिए मतांतर हो सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में मतभेद, कांग्रेस में भी हाँ मतभेद तो हो सकते हैं, मतभेद नहीं होना चाहिए। जो मैं वापस आता हूँ, केदार जी हमारे साथ जुट गए हैं। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ बैठक में ऐसा जो प्रभारी नाराज हो गई और इन
तमाम बातों का जिक्र हो गया कि वर्चुअल बैठक में ये भी उन्होंने कह दिया कि जो बड़े नेता हैं उनमें तालमेल नहीं है, सरकार की जो विफलताएं हैं उन्हें हम पुरजोर तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ बैठक के दौरान केदार जी? देखिए, बैठक में ऐसे कुछ नहीं हुआ। प्रभारी जी हैं, उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है और निश्चित रूप से उनका अपना अनुभव है। वो राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हैं और उन्होंने बारंबार यही बात को कहा कि कांग्रेस की विफलताएं बहुत ज्यादा हैं और उन विफलताओं को हमको पुरजोर मिलकर मीडिया में उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनकी विफलताओं इतनी ज्यादा है, रोज 4-5 विषय आते हैं और हम 1-2 विषय उठा पाते हैं। तो हमें वरिष्ठ नेताओं के तालमेल को लेकर, वरिष्ठ नेताओं के तालमेल के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि सारे नेताओं को इस बारे में आवाज उठानी चाहिए और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं आई कि उन्होंने तालमेल। आप जरूर इनकार कर रहे हैं, लेकिन चाहूँ और इस बात का जिक्र भी है और कई बार तो मीडिया में भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब एक नजर में ताउते का असर देखते हैं। कर्नाटक, केरल के बाद गुजरात, महाराष्ट्र में ताउते का तांडव। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भी तूफान का असर। चक्रवाती तूफान ताउते 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात तट से टकराया। अब तक तूफान से कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में 18 लोगों की मौत की खबर। तूफान की दस्तक से पहले गुजरात में 1.5 लाख लोगों को निकाला गया सुरक्षित। तूफान से गुजरात के सोमनाथ और केंद्र शासित दमन द्वीप में कई जगहों पर उखड़े पेड़। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के मुख्यमंत्रियों और दमन द्वीप के उपराज्यपाल से फोन पर की बातचीत। लिया स्थिति का जायजा, साथ ही हर संभव मदद के लिए किया आश्वस्त। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति का लिया जायजा। ताउते तूफान का गुजरात में दिखा असर। गिर सोमनाथ में समंदर से उठी ऊंची ऊंची लहरें। 180 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। केरल से गुजरात तक, महाराष्ट्र से गोवा तक तूफान पर है समुद्र। गुजरात के ऊन में दिखा तबाही का मंजर। तूफान से कई जगह बिजली के खंभे उखड़े, पेड़ समेत कई दुकानों की छत गिरी। तेज रफ्तार तूफान से शहर में भारी नुकसान। गुजरात के अमरेली में तूफान से भारी नुकसान। कई जगह पर उखड़े बिजली के खंभे और पेड़, पक्के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। गुजरात के सौराष्ट्र के कोस्टल इलाके में तूफान ने मचाया तांडव। भावनगर, तलाजा में भी हुआ भारी नुकसान। भावनगर सोमनाथ हाईवे भारी बारिश की वजह से तेज हवा के चलते हुआ बंद। गुजरात के द्वीप में तस्वीरें देख लीजिए, तूफान की रफ्तार देख लीजिए। एक रेस्टोरेंट के पंखे तक नहीं बचे हैं। कई पंखों की ब्लेड टूटकर नीचे गिर गई है। सूरत में भी तूफान के चलते गिरा पार्किंग शेड। वेसू इलाके के एक अपार्टमेंट की घटना, यहां पर गिरे इस शेड से तूफान का अंदाजा लग सकता है।
सूरज की कापुद्रा इलाके की इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तस्वीर में एक बिल्डिंग के ऊपर बनी हुई टीन की छत तेज हवा के चलते उड़ रही है, तेजी से सड़क पर गिरती है। इस दौरान सड़क पर आवाजाही जारी थी। इस दौरान एक कार चालक भी वहां से निकला और बाल बाल बच गया। भावनगर की तहसील में देर रात तेज हवा के चलते सोलर पैनल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गुजरात के गिर सोमनाथ, वलसाड़, अमरेली और भावनगर जिलों में हुई भारी बारिश और यहां पर भी तेज हवा के चलते नुकसान हुआ है। गुजरात के राज्य इलाके में कई इलाकों में कार्यालय में भी अब लोग नुकसान का आकलन करने पहुंचे हैं और बहुत ज्यादा तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। गुजरात में तूफान के चलते 194 अब बंद सड़कों में 40 को खोला गया है। वहीं 2271 गांव में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। गुजरात में तूफान के बीच राहत भरी खबर। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे में तूफान कमजोर होगा। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर कीरा ऑयल फील्ड्स के पास ताउते तूफान की वजह से फंसा भारतीय जहाज डूबा। भारतीय नौसेना के 146 लोगों को बचाया। इसी जगह फंसा एक और भारतीय जहाज, इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए आईएनएस कोलकाता को भेजा गया। महाराष्ट्र में भी 2 दिन से दिख रहा तूफान का असर। मुंबई में तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश। चक्रवाती तूफान ने सोमवार को पूरी मुंबई को की रफ्तार को थाम दिया और तरबतर कर दिया। जगह जगह सड़कों पर गिरे पेड़। तूफान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अरब सागर से उठा तूफान ताउते सोमवार को महाराष्ट्र के तट से टकराया और जमकर तबाही मचाई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास की तस्वीर भी चौंकाने वाली थी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आई। मुंबई में तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, साथ ही कई जगहों पर वाहनों पर पेड़ गिरे और वे क्षतिग्रस्त हो गए। सोमवार को मुंबई में तूफानी बारिश ने कई जगहों पर सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। इस तूफान का असर मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में भी दूसरे शहरों पर भी देखने को मिला है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की। मुंबई में आए तूफान में एक महिला की जान जाते जाते बची। दरअसल विक्रोली इलाके में तूफान की वजह से एक पेड़ गिर गया। हादसे में समय अब महिला पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पेड़ को गिरते देख महिला तेजी से भागते हुए दूसरी तरफ चली गई। अगर महिला समय रहते दूसरी तरफ नहीं भागती तो पूरा पेड़ महिला के ऊपर गिर सकता था और अनहोनी हो सकती थी। एक दिन पहले गोवा में भी तटीय क्षेत्र से टकराया था तूफान ताउते। यहां भी चक्रवाती तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के गोवा के तट से टकराने के बाद कई जगह दिखा तबाही का मंजर। रविवार को गोवा के पणजी में इसका असर देखने को मिला है। यहां तेज हवाओं और बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ गिरे नजर आए। गोवा के साथ ही केरल के तटवर्ती इलाकों में तूफान ताउते ने काफी कहर बरपाया है। यहां भी कई जगह पेड़ धराशायी हो गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी समुद्र तटों पर बनी हुई घरों में तूफान का असर नजर आया है और घर तिनकों की तरह उड़ गए। केरल के कोझिकोड में भी तूफान का असर देखने को मिला। यहां तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इधर कन्नूर में भी समुद्र में तेज लहरें उठती नजर आई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई भारी बारिश। यहां तूफान ताउते की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के हुबली में भी आसमान में छाए काले बादल को देखकर तूफान का अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी तूफान न दिखा रहा है असर। कई जिलों में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी जताई संभावना। ताउते तूफान के चलते मध्य प्रदेश के 47 जिलों में हुई बारिश। 24 घंटे में करीब आधा इंच बारिश। उज्जैन सिवनी जिले के कुछ कस्बों में 1.5 इंच बारिश दर्ज। तूफान की वजह से रात का तापमान 4.5 डिग्री कम हुआ। ग्वालियर चंबल में ताउते तूफान का असर रुक रुक कर हो रही बारिश।
नरसिंहपुर में भी ताउते तूफान ने दिखाया असर। जिले में कई जगह हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सतना जिले में भी ताउते तूफान का दिखा असर। पिछले 24 घंटे में जिले में मौसम का बिगड़ा मिजाज। ताउते तूफान का भोपाल सहित कई जिलों में दिख रहा असर। आसमान में छाए बादल, कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। आगरमालवा में भी ताउते तूफान ने दिखाया असर। सुबह से ही बादल छाए रखे, दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश। वहीं बेमौसम बारिश के कारण लोगों को गर्मी से दिखी राहत। दतिया में भी ताउते साइक्लोन का असर दिखाई दिया। दोपहर बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मंदसौर में भी बेमौसम बरसात होती नजर आई। मौसम में बदलाव नजर आया, तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। बैतूल के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। कुछ इलाकों में चली तेज हवाएं। 24 से ज्यादा मकानों और दुकानों के उड़े छज्जे। झाबुआ में भी दिखा ताउते तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई जगह पेड़ धराशायी हो गए। ताउते तूफान का बिहार में भी दिख रहा असर। पटना में भी बदला मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी के बाद लोगों को मिली राहत। हजारीबाग में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान में भी ताउते तूफान का असर। जगह जगह आंधी के साथ बारिश का दौर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।